अब तक हमने हिंदी के बाह्य कलेवर पर विचार किया, उसके बाह्य स्वरूप को समझा। हमने यह देखा कि किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका नामकरण हुआ, काल विभाजन हुआ, या यह आधुनिक काल में अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई। किस तरह से एक छोटा सा बीज पुष्पित पल्लवित होकर पूरे विश्व में अपनी शाखाएं फैला रहा है, छाया प्रदान कर रहा है। किस तरह से आदिकाल के से लंबी संकरी पगडंडियों से चलती हुई, धूप वर्षा घाम सहती हुई हिंदी ने अपनी मंजिल को प्राप्त किया है और आज एक विश्व स्तरीय भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। आज विश्व के लगभग सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में एक भाषा के रूप में हिंदी पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, समझी जाती है और समझाई जाती है। अब तक हमने इसके बाह्य स्वरूप को समझा। अब हम इसकी आंतरिक संरचना पर विचार करेंगे, अर्थात इसके व्याकरण को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरह से कोई मकान है या व्यक्ति है, वो मकान भी कितना भी सुदृढ़ होगा, ऊपर से सुंदर हो, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो वह मकान टिकाऊ नहीं हो गया। मनुष्य भी अगर कितना भी सजा संवरा हो, लेकिन अगर वह मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, परेशान है, तो फिर उसके चेहरे पर न तो चमक होगी, न आत्मविश्वास होगा, न उसमें कार्यकुशलता होगी। इसी तरह से भाषा भी, हम कितना भी कहानी उपन्यास कुछ भी लिख ले, लेकिन अगर उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ हैं तो न कोई हमारी बातों पर ध्यान देगा, न हमारी रचनाओं पर ध्यान देगा। इसलिए हमको भाषा के बाहरी स्वरूप के साथ साथ उसके व्याकरण का भी ज्ञान आवश्यक है। परिभाषा की दृष्टि से देखें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम अपने किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना सीखते हैं। व्याकरण हमारे भाषागत त्रुटियों को दूर करता है। वह हमको किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। और भाषा से तो हम पूर्व से ही परिचित हैं। भाषा हमारे विचारों की वाहिका है, वह हमारे अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देती है। परिभाषा की दृष्टि से भी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर, बोलकर एक दूसरे के प्रकट करते हैं, समझते हैं या समझाते हैं। तो यह तो हमने देख लिया कि हम विचारों को लिखकर प्रकट करें या बोलकर प्रकट करें, लेकिन उसके लिए हमको छोटे छोटे वाक्यों की आवश्यकता होती है। ये वाक्य तुकांत भी हो सकते हैं और अतुकांत भी हो सकते हैं। तुकांत वाक्यों से कविता का जन्म होता है, जैसे यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मन मानी है। इसमें चारों के अंत में है आया है, तो ये तुकांत होकर इनसे कविता और गीत का जन्म होता है। और अतुकांत वाक्यों से गद्य, नाटक, कहानी, उपन्यास या बोलचाल की भाषा में अतुकांत वाक्यों का प्रयोग होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, इस तरह के वाक्य जो हैं वो अतुकांत होते हैं। लेकिन वाक्य तुकांत हो या अतुकांत हो, लेकिन हमको अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए वाक्य की तो आवश्यकता पड़ती ही है। और यह वाक्य बनते हैं कई शब्दों के मेल से, और शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से। तो कहने का मतलब कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण है। और यही कारण है कि हमारे शिक्षा का प्रारंभ जो है वह वर्णों से होता है। सबसे पहले हम लोग वर्ण सीखते हैं, या शिक्षा का प्रारंभ हो या व्याकरण का प्रारंभ हो, दोनों ही वर्ण से होता है। सबसे पहले हम अ आ इ क ख ग घ सीखते हैं या फिर ABCD सीखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम वर्ण ही सीखते हैं। तो कहने का मतलब है कि वर्ण हमारे शिक्षा की, भाषा की पहली इकाई है। परिभाषा के दृष्टि से देखें तो वर्ण वह ध्वनि है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण नहीं हो सके, जिसका नाश नहीं हो सके, वह अक्षर होता है। अक्षर के हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अ का मतलब नहीं होता है और क्षर का मतलब क्षरण है, अर्थात अक्षर का क्षरण नहीं होता है, अक्षर का नाश नहीं होता है। हिंदी भाषा में छात्राज्ञा छोड़ करके 48 वर्ण हैं। छात्राज्ञा को संयुक्त वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और
व्यंजन जिन वर्णों को बिना किसी की सहायता के उच्चारित किया जाता है वो स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, इ, ओ, अ इत्यादि। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, हर्ष व और दीर्घ। जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसको हर्ष कहते हैं, और जिसमें दो मात्रा का समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन के कई भेद होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। क ख से लेकर के म तक, ह तक स्पर्शी वर्ण कहलाते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में हमको कंठ, ओठ, मूर्धा, तालु की से स्पर्श करना होता है, उसकी आवश्यकता, तो उसको हम स्पर्शी वर्ण कहते हैं। छत्र अज्ञा को संयुक्त वर्ण कहते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण कहलाता है। और चक्कर, मरम्मत, पक्का, कच्चा, जिसमें दो वर्ण एक साथ आते हैं उनको हम द्वित्व वर्ण कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण का एक और भेद महाप्राण और अल्प प्राण होता है। जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसको अल्प प्राण कहते हैं, कम समय लगता है उसको अल्प प्राण कहते हैं, और जिसमें दो मात्रा या एक से अधिक का समय लगता है उसको महाप्राण कहते हैं। अगली श्रृंखला में हम शब्द पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और पुनः नए वीडियोज़ के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।